द सोलर सिस्टम में हमारे सबसे बड़ा स्टार है सन, फिर आते प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड, मीटराइट्स और बाकी सब इंटरप्लैनेटरी डस्ट, कॉमेट्स और प्लाज्मा। जितनी भी एनर्जी और लाइट हमारी सोलर सिस्टम में वो सब आपकी सन से डिराइव होती हैं। सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो प्लानिटरी एवोल्यूशन है, मतलब प्लैनेट्स कैसे बने हैं, किस तरीके से सोलर सिस्टम में फिक्स्ड हैं अपनी अपनी जगह, वो आती है निबलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लेस। ये भी है मार्कस डी लाप्लेस जो कि फ्रांस का है और उसने इस थ्योरी दी थी 1796 में। सन को टोटल 224 मिलियन ईयर्स लगते हैं एक सर्कल कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन अराउंड अ गैलेक्टिक सर्कल। बेसिकली हमारी जो पूरी यूनिवर्स है उसमें एक छोटा सा पार्ट हमारी गैलेक्सी का है, ठीक है। उस गैलेक्सी के अंदर हमारा छोटा सा सोलर सिस्टम है और ये भी इस पूरे गैलेक्सी का, इसका पूरे का यूनिवर्स का एक चक्कर काट रहा है। और ये जो सेंटर है इसे हम कहते हैं कॉस्मिक सेंटर, ठीक है। अब ये जो कॉस्मिक सेंटर और ये जो एक सर्कल है इसे कहते हैं गैलेक्टिक सर्कल। तो बेसिकली 224 मिलियन ईयर्स लगते हैं हमारे सोलर सिस्टम को एक पूरा चक्कर काटने में। जो सन है अर्थ से 109 टाइम्स बिगर है और इसका वेट 2 × 10⁻27 टन्स है। हमारा जो पूरा सन है उसे हमने 3 लेयर्स में पढ़ते हैं। जो अंदर वाली लेयर है उसे कहते हैं हम फोटोस्फेयर। जब भी कोई कैमरा वाला फोटो क्लिक करता है, फ्लैश आता है, तो फ्लैश के बाद हमें कुछ नज़र नहीं आता है। उसी तरीके से ये जो अंदर वाली लेयर है इसे कहते हैं हम फोटोस्फेयर। इट्स लाइक वो फोटो खींच रही, इसलिए हमें उसकी इतनी ब्राइटनेस है, इतनी ग्लोइंग सरफेस ऑफ ब्राइटनेस है जिसकी वजह से उसकी बाहर की लेयर्स हमें नज़र नहीं आती हैं। नाउ द बीच वाली जो लेयर है उसे कहते हैं हम क्रोमोस्फेयर। बाहर की सबसे आउटर लेयर को हम बोलते हैं कोरोना, जो कि मोल्टन लावा से कंसिस्ट करती है और इसमें आपको मिलते हैं आयरन, निकल और कैल्शियम। हमें कोरोना सिर्फ तब नजर आता है जब सोलर एक्लिप्स होता है या ग्रहण होता है, ठीक है। कोर टेम्परेचर जो होता है सन का 15 मिलियन डिग्री केल्विन होता है। अब कुछ टाइप के फिनोमेना होते हैं सन के सरफेस पर। पहला, फॉरनहोफर लाइंस। फॉरनहोफर लाइंस जो होती है एक तरीके से डार्क लाइंस होती हैं जो कि एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। सिर्फ डार्क लाइंस के नाम से आप इसे पढ़ सकते हो। प्रोमिनेंसेस, प्रोमिनेंसेस क्या होती हैं? जो सन के ऊपर हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम, जो न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, उस फ्यूजन में एक तरीके से आग की लपटें हैं लेकिन दे एंकर्ड टू द सरफेस, मतलब सरफेस पे टिकी हुई है। अगर यहाँ से आती है तो यहाँ से घूमकर वापस टिकी हुई है, इसे हम कहते हैं प्रोमिनेंसेस। अगर यही लपटें आपके सन के सरफेस से बाहर निकल जाती हैं, वापस नहीं आती लूप बनाकर, तो उन्हें सोलर फ्लेयर कहते हैं, जिसे हम सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब जब भी सोलर फ्लेयर निकलेगी उसके आसपास जो भी थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिस्टर्ब होंगे और वो उसी स्पीड में, उसी डायरेक्शन में जाएंगे। उसको हम कहते हैं सोलर विंड। ये जो होती है सोलर विंड। अगर ये सोलर विंड हमारे अर्थ के सरफेस में, अर्थ का जो हमारा आउटर सरफेस है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर, सबसे आउटर लेयर, उसमें एंटर कर जाती हैं, तब हम इन्हें अरोरा डिस्प्लेस कहते हैं। आर्टिक रीजन, ऊपर के रीजन में अगर नजर आती है तो उसे अरोरा बोरेलिस कहते हैं और अगर नीचे के एरिया में नजर आती है सदर्न हेमिस्फेयर में तो इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सन की जो सरफेस है वो बार बार चेंज होती रहती है। उसमें 2 टाइप के स्पॉट्स होते हैं, एक होता है डार्क स्पॉट, एक होता है ब्राइट स्पॉट। ब्राइट स्पॉट का दूसरा नाम है प्लेग्स और डार्क स्पॉट्स का नाम है सन स्पॉट, मतलब सन पे स्पॉट, धब्बा। एक तरीके से स्पॉट्स का जो दे आर कूलर इन टेम्परेचर कंपेरेटिव टू ब्राइट स्पॉट। टेम्परेचर इनका 1500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है और उनके पीरियड 11 ईयर्स होता है। टेक्निकली 11 ईयर्स इनका पीरियड नहीं होता क्या है, जो सन की सरफेस होती है उस पर आपका कुछ भी नहीं चल रहा होता, मतलब ये है। जो ये सन होता है, ऊपर का इसका नॉर्थ पोल है, नीचे का इसका साउथ पोल है। हर 11 साल में ये एक इसका सन स्पॉट हो गया। हर 11 साल में इसमें एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से इसका एक्सेस रोटेट कर जाता है, मतलब ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इस वजह से हर 11 साल में ये जो स्पॉट है इसके पीछे की तरफ चला जाता है, हमें यहाँ नज़र नहीं आता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि जो सन स्पॉट होता है उसकी वैलिडिटी 11 ईयर्स तक होती है। सन एनर्जी जो होती है वो मिलती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, जो कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। सनलाइट को 816.6 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ पर आने में। और जो हम अपने जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये जो पाथ है इसे हम कहते हैं इलेप्टिक, एक इमेजिनरी पाथ है जहाँ से वो राइज करके छिप जाता है। सन की टोटल एज इज 5, अभी प्रेजेंट एज इज 5 बिलियन ईयर्स, टोटल लाइफ इज 10 बिलियन ईयर्स। बेसिकली सन की 50% लाइफ हो चुकी है एंड सन अकाउंट्स फॉर 99.85% मास पूरे सोलर सिस्टम का।
अर्थ सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है उन्हें हम 4 डिफरेंट वेज में पढ़ते हैं। पहला गामा रेज, हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरेज, यूवी रेज। दूसरा विबग्योर जो कि आपके रेनबो वाले कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव्स, रेडार वेव्स और रेडियो वेव्स में। जो एनालिसिस करते हैं हम सनलाइट का वो करते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोप से कि सनलाइट आ रही है, कितना उसका इफेक्ट हुआ है और कहाँ किस रीजन में स्पेसिफिकली ज़्यादा पड़ रहा है, कहाँ पर हीट ज़्यादा है, कहाँ पर कोल्ड ज़्यादा है। अब जो हमारा सन है इस पे नासा ने एक प्रोब भेजा था, पार्कर प्रोब। दिस इज द ओनली प्रोब जो सन की सरफेस तक पहुंचा है। हमने अर्थ से इसरो ने स्पेसिफिकली आदित्य L1 लॉन्च किया था। अब आदित्य L1 सन तक नहीं भेजा था हमने बेसिकली अर्थ के डिस्टेंस पे एक डिस्टेंस तक भेजा है कि हम इस डिस्टेंस तक पता करना चाहते हैं कि सन की जो रेज हैं उसका कितना इफेक्ट होता है। ठीक है, आदित्य L1 डिड नॉट गो टिल सन बट इट वेंट क्लोजर टू सन। प्लैनेट्स दो टाइप के होते हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अर्थ जैसे, जिसके ऊपर डेंस बॉडी होती है, हाई माउंटेन्स होते हैं, मतलब डेंसर होता है बॉडी उनकी। दूसरा होता है जोवियन प्लैनेट। जोवियन मतलब जुपिटर काइंड या गैशियस प्लैनेट इन्हें कहते हैं। इनमें गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इनके पास सैटेलाइट्स बहुत सारी होती हैं, उनकी रोटेशनल वेलोसिटी मतलब अपने ही जगह पर गोल गोल घूमने की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। साइज के हिसाब से सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और लास्ट में मर्करी। प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट बेसिकली बहुत सारे आपके जो मटेरियल है आपका स्पेस का, अगर उसे हमने ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन कर दिया तो वो एक प्लैनेट बन जाता है। इसकी डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ऑर्बिटिंग अ स्टार और स्टेलर रेमिनेंट। मतलब एक प्लैनेट जो किसी एक और एक स्टार के या किसी स्टेलर रेमिनेंट किसी बड़े स्टार के आसपास चक्कर काट रहे हो, दैट इज मैसिव इनफ टू बी सराउंडेड बाय इट्स ओन ग्रेविटी। जैसे हमारा सन है, सन की खुद की ग्रेविटी बहुत सारी है और इसी के आसपास सारे हमारे प्लैनेट्स revolve कर रहे हैं. Is not massive enough to cause thermonuclear fusion and has cleared its neighborhood region of planet testimonies. अब इसकी खुद की तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि इसके आसपास वाले प्लैनेट को भी अपने अंदर इनगल्फ कर ले। और बाकियों की जो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो एरिया है ये क्लियर है, एक दूसरे में कोलाइड नहीं करता है। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? ड्वार्फ प्लैनेट जो होता है उसका रोटेशनल एरिया जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, वो दूसरे से कभी भी कोलाइड कर सकता है। While a planet has a clear orbital area, since the new definition, 3 objects in our solar system has been classified as dwarf planet: Pluto, Ceres और Iris। 3 हमारे सोलर सिस्टम में ड्वार्फ प्लैनेट में आते हैं। बाकी जो XYZ मिसलेनियस चीज़ें वो सब SSSB में आ जाती है, जिससे हम कहते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, जिसमें कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स, आपकी छोटे छोटे कॉमेट्स जो इधर से उधर जा रहे हैं, मीटियोर्स हो गए, वो सब इसमें आ जाते हैं। प्लैनेट्स में मर्करी को रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, सबसे छोटा प्लैनेट है। रोटेशन की 58.65 डेज में है। अब ये जो डेज होते हैं इन्हें हम अर्थ डेज में बात करते हैं हमेशा, कि अर्थ के हिसाब से कितना टाइम लगता है। रेवोल्यूशन सबसे फास्टेस्ट है क्योंकि सबसे पास होता है सन के, विच इज इन 88 डेज। मैक्सिमम ड्यूरेनल रेंज, ड्यूरेनल का मतलब होता है दिन और रात में ज़्यादा डिफरेंस। कोई एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली सन की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता। इसकी खुद की कोई सैटेलाइट फैमिली नहीं है। मरकरी को हिंदी में हम बुध भी बोलते हैं। अब मरकरी जब भी सन है, अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, अगर रिवॉल्व करते हुए मरकरी इसके बीच में आ जाता है तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिट। वीनस को रोमन गॉड ऑफ ब्यूटी कहते हैं, अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। अब 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है ट्विन और एक होता है अलाइक। ट्विन का मतलब जुड़वा और अलाइक का मतलब जैसा। 2 बच्चे जुड़वा होते हैं और बच्चे अपने माँ बाप के जैसे होते हैं, तो अलाइक इज जैसे, ट्विन इज जुड़वा। जो हमारा वीनस है वो अर्थ का ट्विन है। क्यों? क्योंकि उसमें 500 किलोमीटर लेस है डायमीटर में। जैसे जुड़वा बच्चों में 19-20 का फर्क होता है, ऑलमोस्ट वैसे ही इसे हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि हमें या तो सुबह नजर आता है या हमें शाम को नजर आता है। ये हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद
ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सन और मून के बाद, क्योंकि मून हमारे एटमॉस्फेयर के पास में है, अर्थ के पास में है, ठीक है। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सन एंड मून अर्थ के स्काई में, क्यों? क्योंकि इसकी 70% एल्बिडो पावर होती है। एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग पावर, कि ये कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। सन से लाइट आई, 70% इसने रिफ्लेक्ट कर दी, उसे कहते हैं एल्बिडो। ये अर्थ से ज़्यादा पास है देन मार्स, क्लोजेस्ट है अर्थ के। हॉटेस्ट प्लैनेट है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस क्यों? क्योंकि 90 से 95% CO2 है। होता क्या है, जो सनलाइट आती है उस पर आई, इसने रिफ्लेक्ट कर दी, 70% इसने रिफ्लेक्ट कर दी, बट जो 30% बची है वो क्या करती है, ट्रैप हो जाती है। अब वो ट्रैप क्यों होती है? क्योंकि इसके चारों तरफ एक मोटे क्लाउड का कवर है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, जिसकी वजह से 30% ट्रैप होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। इसलिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, जबकि मर्करी हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए, बट ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये रोटेट बैकवर्ड्स करता है, मतलब क्लॉकवाइज करता है ये। इसकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। स्लोएस्ट रोटेशन है 257 डेज का। ऑलमोस्ट इक्वल रोटेशन और रेवोल्यूशन है 224.7 डेज का। वीक मैग्नेटिक बेल्ट है, इसलिए इसकी खुद की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बल्कि इसकी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे हम कहते हैं वेरेनार, जो कि नासा ने भेजी हुई है। अब इसी तरीके से अगर हम मर्करी की बात करें, मर्करी का सपोजिटली सन इधर है, अगर सन इस तरफ है तो मर्करी की इस साइड जितना भी इसका मटेरियल है इसके प्लैनेट के ऊपर, वो सब थोड़ा मोल्टन फॉर्म में हो जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। अब वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटालिक हैं, जो कुछ इसमें मिलता है वो मेटालिक है। अब मेटल को ज़्यादा टाइम आप हीट के सामने रखोगे तो हल्का सा पिघलने लग जाता है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। जैसे ही ये रोटेट करके ये वाली साइड दूसरी साइड आ जाती है, वो ठंडा हो जाता है, तो उसकी जो सरफेस है वो रिंकल्ड है, जिसे हम लोबेट स्कार्प्स के नाम से भी जानते हैं। वीनस, वीनस को हम हिंदी में शुक्र ग्रह भी बोलते हैं। मार्स, मार्स को एक रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर का ये हमें दिखता है। क्यों दिखता है? उसका रीजन है, पहला इसका सरफेस, इसकी जो सरफेस है उसके अंदर हमें आयरन मिलता है, और दूसरा इसके आसपास की जो एयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें आर्गन गैस है। थिन एटमॉस्फेयर है जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन मिलती है। डोरमेंट वॉल्केनोस, डोरमेंट मतलब कभी फटा होगा लेकिन अभी शांत है, अभी कोई वो नहीं है, फटने का इरादा नहीं है। डीप चाज्म, जब नदी बहती है उसके जो बीच का जो ये एरिया होता है इसे कहते हैं हम चाज्म, मतलब डीप चाज्म, बहुत गहरी नदियां या गहरा सी रहा होगा। हाईएस्ट माउंटेन जो है इसको कहते हैं निक्स ओलंपिया, जो कि 3 टाइम माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है। इस पे 2 इसकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिसे कहते हैं फोबोस और डियोमॉस। फोबोस का मतलब फियर, डियोमॉस का मतलब टेरर। इस पे भी अर्थ के जैसे सिमिलर पोलर कैप्स हैं। पोलर कैप्स मतलब ऊपर भी पोल पर आइस है और नीचे की तरफ भी है, और इस पे खुद का टिल्ट ऑन इट्स एक्सेस, खुद का भी टिल्ट है इसका। अब ये जो पोलर कैप्स है अर्थ के जैसे ही हैं, अब ये अलाइक हो गया, इसलिए ट्विन और अलाइक में डिफरेंस होता है। इसे रोमन गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं। इसका रोटेशन 24 आवर्स 37 मिनट्स 22 सेकंड्स का होता है। रेवोल्यूशन 687 डेज का होता है। जुपिटर, जुपिटर को रोमन किंग ऑफ गॉड्स कहते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, 11 टाइम्स लार्जर देन अर्थ। एटमॉस्फेयर में मिलेगा हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। कहा जाता है जुपिटर वॉज अ फेल्ड स्टार, स्टार बन रहा था लेकिन कहीं ना कहीं रुक गया। फास्टेस्ट रोटेशन, बहुत तेज अपनी खुद की एक्सेस पे 9.8 आवर्स में एक चक्कर काट लेता है। इस पे एक ग्रेट रेड स्पॉट है जिसे हम ह्यूज स्टॉर्म कहते हैं, लेकिन अब वो श्रिंक होता जा रहा है। हुआ क्या था, एक एस्ट्रॉइड आया था अर्थ की तरफ आ रहा था, बट समहाउ इसके जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसने जाकर टकरा गया, और जब से टकराया तब से ग्रेट रेड स्पॉट श्रिंक होता जा रहा है। इसका रेवोल्यूशन 12 साल लेता है। 63 सैटेलाइट हम इनिशियली पढ़ते थे, बट आज के डेट में इसकी और सैटेलाइट्स डिस्कवर होती जा रही है। अब ये किसने किया है? ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये डिस्कवर कर रहा है नई नई सैटेलाइट्स। इसलिए फिक्स सैटेलाइट्स अभी हम नहीं बात कर सकते जुपिटर की है कि सैटर्न की है। इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम है गाइनामेडी, और इसकी बाकी सैटेलाइट है यूरोपा या कैलिस्टा। अब ये जो गाइनामिड है ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। इसे हिंदी में बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। सैटर्न, सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। रेवोल्यूशन 29 डेज का है। रोटेशन 10.3 आवर्स की है। लीज डेंसिटी है इसके अंदर। डेंसिटी मतलब ठोस नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम इन प्लैनेट्स के ऊपर कोई प्रोब अंदर नहीं भेज सकते क्योंकि इनमें डेंसिटी ही बहुत कम है।
सिस्टम ऑफ रिंग्स है इसके 3, 47 सैटेलाइट्स। अगेन पहले हम 47 सैटेलाइट्स पढ़ते थे, अब इसकी सैटेलाइट्स अपडेट हो चुकी हैं। कभी जुपिटर की ज़्यादा सैटेलाइट होती है, कभी सैटर्न की होती है। इसकी एक सैटेलाइट है टाइटन, जिसका खुद का एटमॉस्फेयर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं और इसे शनि ग्रह कहा जाता है। यूरेनस एंशिएंट ग्रीक गॉड जो है उसके नाम पर रखा गया है। पहला प्लैनेट है जिसे हमने टेलीस्कोप से डिस्कवर किया है। 1781 में हर्शल ने इसे डिस्कवर किया था। ये नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है। अब जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जनरली सारे प्लैनेट्स हमारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एक वीनस है जो क्लॉकवाइज घूमता है। अब अगर आप यूरेनस को देखो तो वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन उसका 98 डिग्री टिल्ट है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है लेकिन टिल्ट उसका 98 डिग्री है, इसलिए हमें लगता है कि वो नॉर्थ से साउथ घूम रहा है, घूम वो एंटी क्लॉकवाइज ही रहा है। 1977 में इसमें 9 फेंट रिंग्स डिस्कवर की गई थी। रोटेशन इसकी 10.8 आवर्स की है। रेवोल्यूशन इज 84 ईयर्स। 27 सैटेलाइट्स हैं इसकी, जिनमें इंपॉर्टेंट है मिरांडा, एरियल, अम्ब्रेल और टाइटेना। इसे अरुण ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेपट्यून रोमन गॉड ऑफ सी के नाम से जानते हैं। स्मॉल टेलीस्कोप से ये ग्रीनर स्टार करके हमें स्काई में नजर आता है। डिस्कवर किया था इसे जे गेल ने 1846 में। इसके ऊपर 5 फेंट रिंग्स हैं, 16 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें ट्राइटन और नेरोइड इंपॉर्टेंट है। रोटेशन 15.7 आवर्स की है। रेवोल्यूशन 165 ईयर्स का है और स्लोएस्ट रेवोल्यूशन है इसका। हिंदी में इसे वरुण ग्रह भी बोलते हैं। प्लूटो 1930 में डिस्कवर हुआ था। 2006 तक हम इसे प्लैनेट के नाम से जानते थे। 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको चेंज करके ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से बताया। ये हमें कैसे पता चला? नासा ने एक न्यू होराइजन करके स्पेस प्रोब भेजा था, जो कि आज भी डीप स्पेस में एक्टिव है। अब उसने इसके पिक्चर्स लिए थे और उसने बताया था कि इसका जो ऑर्बिटल एरिया है अपनी सैटेलाइट से, वो क्लियर नहीं है। हमें ये नहीं पता प्लैनेट मून का चक्कर काट रहा है, मून प्लैनेट का चक्कर काट रहा है, इसलिए इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। एक और चीज़ में, नेचुरली क्लाउड से एक हार्ट बना हुआ है नेचुरल वे में। एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स को हम ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमें मार्स और जुपिटर के बीच की बेल्ट है वहाँ मिलता है, इसलिए इसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम प्लैनेटॉइड्स या स्मॉल प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। 500 से ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स हैं और लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इनमें है सिरिस। पालस, जून, वेस्टा, ऑस्ट्रिया, हीबा, ये और एस्ट्रॉइड्स हैं। इनमें से एक एस्ट्रॉइड का नाम हमारे इंडिया के एक फिजिसिस्ट के नाम पर भी रखा गया है, मीटियोर्स। स्काई में जब भी हम एक शूटिंग स्पीड से एक तारा देखते हैं जिसके पीछे एक ट्रेल ऑफ लाइट होती है, उसे हम मीटियोर कहते हैं। अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाता है तो उसे हम मीटेरॉइड कहते हैं। स्पीड इसकी 11 से 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये बर्न करते हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आकर फ्रिक्शन होता है आयंस के साथ, और तब जाके उसमें आग लग जाती है और हमें फॉलिंग स्टार की तरह, टूटते हुए तारे की तरह नजर आते हैं। एक से ज़्यादा होता है तो हम इसे मीटियोर शार के नाम से जानते हैं। कॉमेट, कॉमेट ग्रीक वर्ड से आए जिसे हम कोमेट्स कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब सन इज हियर, जब ये इसकी सन की तरफ आता है अवे हो जाता है, जैसे ही इसे दूर जाएगा तो उसके पीछे की जो ट्रेल है उसे हम, इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। ये डस्ट और गैस से बना होता है। टेल ओरिजिनेट करती है जब ये हमें सन के पास आता है और ये हमेशा सन से दूर नजर आता है। हम कभी भी यहाँ नहीं देख सकते हैं कि सन की तरफ जा रहा है। रीजन, क्योंकि सन इतना ब्राइट है कि ये हमें यहाँ पर नजर नहीं आता है। जब ये अवे हो जाता है इसलिए हमेशा हमें दूर जाते हुए नजर आता है, उसके पीछे टेल ऑफ लाइट होती है। ये ओरिजिनेट करता है ह्यूज क्लाउड, जिसे ऑट क्लाउड में कहते हैं। अब जो ऑट क्लाउड होता है कूपर बेल्ट में मिलता है। जो आपका नेपट्यून है प्लैनेट, और उसके बाद आपका ये प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है। इसके बाद एक बेल्ट आती है, इस बेल्ट को कहते हैं कूपर बेल्ट। ये जो कूपर बेल्ट है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के जैसी ही होती है। 3 टाइप के कॉमेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हेलीज कॉमेट, एडमंड हेली ने इसे डिस्कवर किया था। 76 ईयर में हमेशा रीअपेयर होता है, पहली बार 1531 में देखा गया था। कॉमेट स्मिथ टटल, ये अर्थ के साथ कोलाइड कर सकता है 17 अगस्त 2116 में। कॉमेट शूमेकर लेवी 9, ये जुपिटर के साथ कोलाइड कर गया था बिटवीन 16 जुलाई से 21 जुलाई 1994, जिसकी वजह से जुपिटर के ऊपर जो वो ग्रेट स्टॉर्म चल रहा है वो श्रिंक हो रहा है। दिस इज अ कॉमेट, द हेयर लाइक स्ट्रक्चर पीछे जैसे ही सन से दूर जाता है। एंड दिस इज अ मीटियोर, यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से स्पीड इतनी होती है कि ट्रेल ऑफ लाइट हमें नजर आती है। स्पेस प्रोब, मर्करी पर टेक्निकली उसके सरफेस पे हमने कोई स्पेस प्रोब नहीं भेजा, वहां से फ्लाई बाय मिशंस किया हुआ है। मिराइना 10, मैसेंजर, बेपी कोलंबो। वीनस पे
1960s, 70s, 80s, 2000, 2010 तक भी हमने प्रोब भेजे हुए हैं। मार्स पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्स आपके करंट अफेयर्स में आ जाता है। मार्स पे सबसे पहले यूएसए ने भेजा, फिर सोवियत यूनियन, फिर नासा के प्रोब्स गए हुए हैं। इंडिया ने मार्स एक्सप्रेस भेजा था जो कि 2003 में भेजा था। उसके बाद हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन भेजा था फर्स्ट, जो कि ऑपरेशनल है। नाउ दिस इज सन, सन के पास मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट आ गई, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, और ये हो गई आपकी कूपर बेल्ट।